नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक फिर नई क्लास में। आज जो अमृतसर की क्लास होगी वो होगी आरटीआई के बारे में। आरटीआई मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब जो हमको मौसमी सर्दी जुकाम खांसी बुखार होता है और कोविड की बीमारी है वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। तो हम देखेंगे इस इन्फेक्शन के संक्रमण के क्या कारण होते हैं, कैसे ये होता है, क्या इसमें जांचें कराने चाहिए, क्या लक्षण है, कितना खतरनाक ये हो सकता है और कोविड इतना खतरनाक क्यों हुआ, कोविड वायरस के अलावा और क्या क्या कारण होते हैं फेफड़ों में इन्फेक्शन होने के और इसके क्या उपाय उपचार होने चाहिए। इन सारी बातों को हम आज की इस क्लास में देखेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप नीचे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे और भी ऐसी क्लासेस आती रहेंगी तो आपको तुरंत मिलती रहेंगी। और यदि आपके कोई सवाल, डाउट, सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए बुलाते हैं अमित सर को और शुरू करते हैं आज की क्लास। अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख लेते हैं। ये हो गया नोज, ये पूरा एरिया हो जाएगा नेजोफेरिंक्स। फिर आगे ये टॉन्सिल्स हो गए, लैरिंग्स हो गया। यहां तक का इसके ऊपर का एरिया कहलाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद स्मॉल ब्रोंकस, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई। यहां तक का पूरा एरिया कहलाएगा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो इसमें इन्फेक्शन है, कहीं पे भी इन्फ्लामेशन का जो ट्रैक है वो वही होता है। कोई भी इरिटेंट सब्सटेंस हो, या तो किसी भी टाइप का इरिटेंट हो सकता है, वो या तो धूल हो, स्मोक हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजली वायरल या बैक्टीरियल होते हैं। प्रोटोजोल और फंगल इन्फेक्शन बहुत कम होते हैं। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, इरिटेशन करेंगे, ये साइटोकाइनिन्स रिलीज कर देंगे। साइटोकाइनिन्स क्या कर देंगे, कैपिलरी लीकेज करेंगे। कैपिलरी लीकेज होगा, सेल में एडीमा हो जाएगा। सेल में एडीमा होगा तो क्या होगा, सिक्रीशंस चालू हो जाएंगे सेल में। सिक्रीशन से म्यूकस प्रोडक्शन होगा और म्यूकस के कारण जो है कफ बनेगा। तो कफ बनने की नॉर्मल प्रोसीजर ये होती है कि कोई भी इरिटेंट सब्सटेंस हो सकता है, इरिटेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, वो स्मोक हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, धूल हो, उसके कारण साइटोकाइनिन्स रिलीज होंगे। ये साइटोकाइनिन्स पूरी कैस्केड चालू करके म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। ये म्यूकस प्रोडक्शन जिस जगह पे होगा उसके हिसाब से अपन अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिवाइड कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कॉजेज क्या क्या है? पहला हो सकता है इन्फेक्टिव। इन्फेक्शन में क्या क्या हो सकता है, वायरल, बैक्टीरियल और रेयर केसेस में फंगल। फंगल सिर्फ उन्हीं को होता है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, नहीं तो फंगल नहीं होता। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गए, HIV हो गए, क्रोनिक जो स्टेरॉइड ले रहे हैं वो हो गए, डायबिटीज हो गए। बाकी सब में वायरल मोस्ट कॉमन है, उसके बाद बैक्टीरियल है। और क्या हो सकता है, स्मोकिंग मोस्ट कॉमन, और एलर्जिक, ऑटो एंटीबॉडीज। उसके बाद गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स के कारण होता है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स के कारण जो एसिड आता है, एसिड लंग्स में चला जाएगा, तो ये भी एक वन ऑफ द कॉमन कॉज होता है। इनहेलेशन कर लो कुछ चीज का, इनहेलेशन, इरिटेंट सब्सटेंस इनहेल कर लोगे तो हो जाएगा। जनरली होता था ना, इसमें कैरोसिन पॉइजनिंग में होता है, कैरोसिन पॉइजनिंग और जो वोलेटाइल पॉइजनिंग होते हैं उसमें निमोनिया हो जाता है। ठीक, सिम्टम्स, सिम्टम्स सबको पता ही क्या होते हैं। सिम्टम अगर यूआरटीआई होगा तो यूआरटीआई के सिम्टम्स क्या होंगे, रनिंग नोज,
पेन इन थ्रोट, डिफिकल्टी इन डिग्लूटेशन, फीवर प्लस माइनस हो सकता है, फीवर, बॉडी एक, माइल्ड, ये सब तो पेशेंट आप रोज देख ही रहे हो, इसमें कोई बहुत ज्यादा सिम्टम्स देखने का नहीं है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे, साथ में उसको वीजिंग साउंड आ सकते हैं, डिस्पनिया हो सकता है, कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन होगा, यहाँ पे यूजुअली ड्राई कफ होगा, यहाँ पे रनिंग नोज और ड्राई कफ होगा, यहाँ पे कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन होगा, और फीवर इसमें ज्यादातर प्रेजेंट होता है। तो ये सब सिम्टम्स तो अपन रोज ही देखना है, रोज की पेशेंट देखना है, इनमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे? अपन को पहले डिवाइड करना है कि उसको यूआरटीआई है क्लिनिकली कि एलआरटीआई है। अगर यूआरटीआई है तो यूआरटीआई में यूजली इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, इनमें वायरल हो या एलर्जिक हो उसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मल रनिंग नोज होगी, एक दो दिन के बाद ठीक हो जाएगी। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कोई बैक्टीरियल एटियोलॉजी या फिर और कोई अदर कॉजेज सस्पेक्ट कर रहे हो, तब आपको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। एलआरटीआई में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी। एलआरटीआई की सीवियरिटी कितनी है वो देखना है, वो देखने के लिए होगी। एलआरटीआई में ऑर्गेनिज्म कौन सा है, क्या है, बैक्टीरियल है कि वायरल है, उसके लिए अपन सीबीसी कराएंगे। सीबीसी में अगर टीएलसी बढ़ा हुआ है तो सस्पेक्ट करेंगे अपन बैक्टीरियल एटियोलॉजी है उसकी। और एक्सरे टेस्ट करेंगे। एक्सरे टेस्ट से क्या समझ में आएगा, एक्सरे टेस्ट डिफाइन उसके लिए करेंगे ये जो टाइप्स ऑफ एलआरटीआई है, एलआरटीआई के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। एलआरटीआई किस किस तरीके का हो सकता है, ये लंग्स है। लंग्स में या तो हो सकता है जैसे ये ब्रोंकस आ रहे हैं, ये मेजर ब्रोंकस हो गए, फिर ये माइनर ब्रोंकस हो गए, और आगे एल्वियोलाई लेवल पे हो गया। अगर पैथोलॉजी यहां पे है ट्रैकिया मेजर ब्रोंकस में, तो क्या होगा, तो ये जब यहां से एयर ट्रेवल करेगी ना तो पूरे एरिया में क्या है, थोड़े से म्यूजिकल साउंड सुनाई देंगे। अपन देखेंगे कि पूरे लंग्स में म्यूजिकल साउंड सुनाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा। ये अगर एक्यूट होता है तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोल देंगे। अगर लंबे समय तक एक चीज प्रोसेस चल रही है, लंबे समय तक यही चीज चल रही है, ज्यादातर लंबे समय तक कोई इरिटेंट सब्सटेंस बना हुआ है यहाँ पे जो सिक्रीशन करा रहा है, उसको बोलेंगे फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन ये है कि इंक्रीज कफ विद एक्सपेक्टोरेशन है, ये लगातार आ रहा है, मोर देन 3 वीक से है, और कंटिन्यूसली 1 to 2 ईयर से कंटिन्यूसली बना हुआ है, तो उसको अपन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बना देंगे। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, ये जो ब्रोंक्यूल्स है ये क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। तो आपको एक्सरे में ये थिकन मिलेंगी, ये बॉल है। यूजली आप देखते हो एक्सरे टेस्ट में जहां पे लंग्स है, लंग्स जो हार्ट है, हार्ट की तरफ से जहां मेजर ब्रोंक्यूल्स निकलते हैं वो थिकन देखते हैं, और वहां पे भी एक्सरे में रिपोर्टिंग में भी यही आता है, थिकन ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग, डायग्नोसिस एक्यूट ब्रोंकाइटिस। तो इस टाइप का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब इस टाइप के बाद अब और नीचे आता है, तो अगर यहां पे आएगा तो अगर और नीचे लेवल पे आता है तो ये ब्रोंकोएल्वियोलर निमोनिया कर देगा। मतलब पूरे लंग्स में है ना टिप फील्ड्स मिलेंगी, जो कि यूजली कोविड में या फिर अदर वायरल इन्फेक्शन में होता है। ठीक है, अगर एल्वियोलर लेवल पे काम होता है, एल्वियोलर लेवल पे इन्फेक्शन है, तो वो यूजली लिमिटेड होता है वन लोब में, एक पर्टिकुलरली लोब तक लिमिटेड होता है, ऐसे फिक्स नहीं रहता कि यहाँ पे हो। इसमें क्या होता है, एल्वियोलर में म्यूकस भर जाता है। सर सीटी स्कैन में ये आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं कि कोविड है, ये रिपोर्टिंग तो कर रहे थे वो हैं?
सीटी स्कैन में तो वो यही रिपोर्टिंग देख रहे थे ना कि इन्वॉल्वमेंट कितना है लंग्स का। सीटी स्कैन में कोविड थोड़ी कोई लिखता है। सीटी स्कैन में कोरेट स्कोरिंग एक बना दी गई थी। कोरेट स्कोरिंग है उसमें। तो कोरेट तो एक तरीके से कैटेगरी है। कोरेट कैटेगरी ये होती है, इसमें हम बता देते हैं, हमें आगे कोरेट भी बता देंगे। ये एल्वियुलर लेवल पे होता है, तो एल्वियुलर एक पर्टिकुलरली लोब्स तक लिमिटेड होता है। मतलब जैसे ये ब्रोंकस गया ना, यहाँ से इन्फेक्शन गया तो वो इस पर्टिकुलरली लोब्स को इन्वॉल्व कर लेता है। तो एक्सरे में एक पर्टिकुलरली लोब्स पे में इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। तो ये जो है लोबार्ड निमोनिया, ये यूजुअली बैक्टीरियल होता है। ये किस कारण से होता है? वायरल। और ये जो होता है ये इरिटेंट या एलर्जिक होता है, या तो किसी इरिटेंट सब्सटेंस के कारण है या फिर एलर्जिक है। तो आप अकेले सिम्टोमेटिकली या एक्सरे देख के अपन थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये एलर्जिक होगा, स्मोकर के कारण होगा, वायरल है कि बैक्टीरियल है। बाकी अपन को सपोर्टिव एविडेंस तो मिल ही जाएंगे सीबीसी सीआरपी से। कोरेट तो एक उनने अभी कोरेट के क्राइटेरिया है, वो तो सीटी स्कैन का क्राइटेरिया है। कोरेट 1 टू कोरेट 6। जो कोरेट 6 होता है वो कोविड आरटीपीसीआर पॉजिटिव होता है। पीसीआर पॉजिटिव, तो मतलब कुल मिलाकर अपन कोरेट 5 तक देखेंगे। ठीक है, 6 तो पॉजिटिव वही हो रहा है, ये आरटीपीसीआर पॉजिटिव उसको 6 बोल देंगे। अब कोरेट 1 टू कोरेट 5 में उनने सिर्फ जो लंग्स में जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से उनने उसको कोरेट 1 टू कोरेट 5 बताया है। अगर लंग्स में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ठीक है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है डिफ्यूज ऑल ओवर द लंग फील्ड प्रीडोमिनेंटली इन लोअर लोब्स। ये एक टिपिकल क्राइटेरिया है। ये अगर पूरा मिल रहा है तो अपन उसको कोरेट 5 बोल देते हैं। डिफ्यूज ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, मतलब डिफ्यूज ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिख रहा है, इन्वॉल्विंग ऑल ओवर द लोब्स, और प्रीडोमिनेंटली करता है लोअर लोब्स में। इसमें दिख रहा है कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, प्रीडोमिनेंटली लोअर लोब्स में इन्वॉल्वमेंट है, और है पूरे उसमें लंग्स में। तो ये टिपिकल क्राइटेरिया होता है जो कि बता देता है जनरली वायरल इन्फेक्शन इसी टाइप का होता है। अब चाहे वो कोविड हो, चाहे वो और दूसरा कोई वायरल इन्फेक्शन हो, उसमें यही पिक्चर मिलेगी। ये कोरेट 5 है। अब इससे थोड़ा सा अलग प्रीडोमिनेंट कर देते हैं, कोरेट 4 है। कोरेट 4 में बोलते हैं कि डिफ्यूज ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, लेकिन लोअर लोब्स में कोई इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, सब जगह इन्वॉल्वमेंट है। वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कई जगह उसको निमोनिक पैचेस भी मिल रहे हैं, मतलब पूरे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस नहीं है, तो उसको कोरेट 4 बोल देंगे। अब कोरेट 3 है। कोरेट 3 जो है बीच का है, इसको आप डिफरेंशिएट कर भी सकते हो, वो भी है कि नहीं भी, आप हो भी सकता है कोविड, नहीं भी हो सकता है। लोअर लोब्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अलग है, कहीं फाइब्रोटिक बैंड दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं निमोनिक पैच दिख रहा है, अलग अलग टाइप का। कोरेट 1 और 2 तो ये है कि बिल्कुल ही अलग है ही नहीं, उसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है ही नहीं उसमें। तो कोरेट 3 और उसके नीचे का अपन मानते हैं कि इसको सस्पेक्ट हो सकता है कोविड है। कोरेट 5 पर मतलब टिपिकल है कोविड के लिए। कोरेट 6 तो आरटीपीसीआर पॉजिटिव है। ये सब तो अभी कोविड, जब कोविड आया था उसके बाद से बनी गई है स्कोरिंग, इसका कुछ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। आगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आएगा, डिपेंड करेगा यूआरटीआई है कि एलआरटीआई है। अब एलआरटीआई है, एलआरटीआई भी आगे डिवाइड कर देंगे अपन, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। यूआरटीआई का ट्रीटमेंट सबको पता है। यूआरटीआई में यूजली अपन वायरल पैथोलॉजी मानते हैं। 95% केसेस यूआरटीआई जो होते हैं वायरल पैथोलॉजी होते हैं। एंटीबायोटिक्स इसमें नहीं दी जाती है, इसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है प्लस एंटी एलर्जी देना है। इसके अलावा बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 to 5 डेज का कोर्स दे रहा है। सिम्टम्स अगर आ रहा है, माइल्ड फीवर है, माइल्ड फीवर आ रहा है, कफ आ रहा है, तो उसके लिए दे दो, पेन इन थ्रोट है तो दे दो,
और एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे दो इसको। एंटी एलर्जिक में एंटी हिस्टामिक दे देंगे अपन, फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन। यूआरटीआई में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एलआरटीआई है, एलआरटीआई अब माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? माइल्ड सिंपल समझ में आ रहा है, माइल्ड है मतलब कि लंग्स इन्वॉल्वमेंट है, लंग्स इन्वॉल्वमेंट के बाद SpO2 लेकिन मेंटेन है, 99% हो रहा है, डिस्निया नहीं है, फीवर हाई मतलब फीवर लेस देन 72 आवर है। जो अदर मार्कर है, अदर मार्कर जो है मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन के वो नहीं आ रहे हैं, वो सब नॉर्मल आ रहे हैं, सिर्फ CRP रेज्ड है, ठीक है। मॉडरेट में इसका थोड़ा और बढ़ जाएगा कि भैया SpO2 मेंटेन कर रहा है 95 to 99, फीवर मोर देन फीवर, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन के साइन नहीं आ रहे हैं, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन के साइन नहीं है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस माइल्ड है। इसमें अपने जो सीवियर ICU में जो पेशेंट होते हैं वो आने हैं सीवियर LRTI में, जो अपने निमोनिया या फिर अपने सीवियर ब्रोंच कोविड वाले पेशेंट हैं उनके साइन आएंगे कि SpO2 लेस देन 95% आ रहा है, मॉडरेट टू सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है और मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन के साइन आ रहा है, तो ये सीवियर में आ जाएंगे। मैनेजमेंट इसी के हिसाब से होगा, मैनेजमेंट भी बहुत लंबा। माइल्ड अपने पास जो पेशेंट आ रहे हैं 95% से ज्यादा तो माइल्ड की कैटेगरी के आते हैं, मॉडरेट टू सीवियर वाले अपन ज्यादा रखते भी नहीं है, ठीक है। सर इनमें कोई साइंस है कि किसी को RTI हुआ है तो अपन उसको अर्ली साइन दिख जाए कि इसको मतलब केयर की जरूरत है या? यही तो है, फीवर आ रहा है, परसिस्टेंट फीवर आ रहा है, पहला साइन उसको। फीवर अगर उसका रिजॉल्व हो गया है और एपेटाइट है, 2-3 चीजें, फीवर मतलब IV थेरेपी की जरूरत है सर उसको, मतलब तो अपन IV थेरेपी तो अपन माइल्ड में भी देते हैं, माइल्ड में भी दे रहे हैं, लेकिन उसके जो साइन है आपको जिसको मॉनिटरिंग करना है, फीवर आ रहा है, फीवर का परसिस्टेंट आ रहा है उसको, ये हो गया, और डिस्निया हो रहा है, यही तो सब साइन है। फीवर, डिस्निया, आप मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट में आपको यूरिया भी बढ़ा आ रहा है, SGPT भी बढ़ा आ रहा है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन के साइन दिख रहे हैं उसमें, तो आप मानते हो कि उसको आगे जा सकता है। CRP बहुत ज्यादा रेज दिख रहा है, 100 से ऊपर है, तो ये आपको समझ में जाएगा कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो रहा है और आगे वो मॉडरेट टू सीवियर में जाने के चांसेस हैं, तो अपन उसको उसके अकॉर्डिंग की। कोविड में भी तो यही करते थे ना, कोविड में सर कार्डियक अरेस्ट आता था इसी कारण के बाद में। कार्डिक अरेस्ट तो अलग चीज है, कार्डिक अरेस्ट नहीं होता है, कार्डिक उसमें इन्फार्क्ट आ सकता है, इन्फार्क्ट तो होता है, कोविड एक अपने आप में हाइपर कोगुलेबल स्टेट है, डी डायमंड बढ़ जाता था, उसके कारण जो है हाइपर कोगुलेशन के कारण कहीं भी कोगुलेशन बन सकता है, लंग्स में भी हेमरेज हो सकते हैं, पल्मोनरी हेमरेज तो बहुत कॉमन थे। अदर वायरल में कोगुलेशन वो नहीं होता ऑल्टर कुछ, अदर वायरल के बारे में इतनी स्टडी नहीं करी गई है, कोविड में करी गई, क्योंकि हाँ अदर वायरल ऐसा एपिडेमिक टाइप पैंडेमिक कहाँ हुआ था, तो उसके बारे में इतनी स्टडी नहीं करी। डी डायमर आज से पहले कहाँ कराते थे, पहले स्वाइन वाइन फ्लू इतने पेशेंट आए हैं, स्वाइन फ्लू से पेशेंट एक्सपायर भी बहुत सारे हुए, लेकिन किसी में डी डायमर पहले कराते ही नहीं थे। CRP जरूर कराते थे, लेकिन डी डायमर का रोल नहीं था उसमें। फेरेटिन भी कराते थे, फेरेटिन तो एक इन्फेक्टिव मार्कर है, फेरेटिन का बहुत ज्यादा काम नहीं है। ट्रीटमेंट इनका सबका अकॉर्डिंग टू डिसफंक्शन ICU मैनेजमेंट उसके हिसाब से होगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन बताओ तुम लोगों को, कोई डाउट क्या है इसमें? RTI तो ऐसा है कि रोज ही अपन देखना है ये पेशेंट, रोज पेशेंट देखना। कोविड और नॉर्मल उसमें डिफरेंस क्या है, कैसे करें? कोविड क्या है? क्लिनिकली आपको नॉर्मल क्या, कोविड तो एक वायरल है, वायरल इन्फेक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ज्यादातर जो URTI है वो वायरल इन्फेक्शन के कारण ही होता है, अब आपको वायरल के अलावा बैक्टीरियल है कि नहीं है वो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं वो कैसे साइन करोगे? यूज तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में CRP बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, TLC बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, है ना? यस सर। फीवर है, फीवर आपको परसिस्टेंटली मोर देन 72 आवर का रहेगा। निमोनिया का पैटर्न जो है, एक्सरे में निमोनिया का एक पर्टिकुलरली लोब इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जैसे एक्सरे में दिखेगा पर्टिकुलरली लोब्स में रहेगा। वायरल जो होता है, वायरल पूरा डिफ्यूज होता है पूरे लंग्स में, बैक्टीरियल पर्टिकुलरली किसी निमोनिया, लोबार निमोनिया होता है उसमें। इसके अलावा जितना भी होता है सब वायरल है, लेकिन अब वायरल भी तो अपन वायरल भी हो रहा है तो वायरल भी तो दिक्कत है ही। वायरल की सीवियरिटी देखनी कि सीवियरिटी कितनी है वायरल इन्फेक्शन की। टीबी सर, टीबी तो कोई डिफरेंशिएट हो गया, टीबी अलग ही हो गया इससे। टीबी से डिफरेंशिएट करने में क्लास सर ले लेंगे टीबी की अलग से। टीबी की क्लास ले लेंगे। टीबी में मेनली जो है अपर लोब्स में इन्वॉल्वमेंट होता है, 95% तक जो इन्वॉल्वमेंट होता है
अपर लोज में होगा। टीबी इतना एक्यूटली प्रेजेंट करता नहीं है, बहुत क्रोनिक स्लोली प्रेजेंट होता है, फीवर से प्रेजेंट होगा उसमें, लेकिन फीवर कफ मोर देन 1 वीक रहेगा तो आगे अपन सस्पेक्ट करेंगे। 1 वीक से पहले तो अपन को बहुत ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। अगर पेशेंट एक्यूटली प्रेजेंट किया है, कई पेशेंट आते हैं जो एक्यूटली प्रेजेंट करते हैं फीवर कफ के साथ, तो वो आगे अपन डायग्नोस कर ही नहीं पाते। अभी कल ही आया था पेशेंट जो इन्फ्यूजन वाला पेशेंट है, कल आया था कि परसों आया था? हाँ वो लड़की आई थी, हाँ जिसको वो उसको क्या हिस्ट्री थी, उसकी हिस्ट्री थी 1-1.5 महीने से खांसी आ रही है, 3-4 जगह दिखा चुका है, 4-5 एक्सरे हो चुके हैं। उसको 7 दिन पहले के एक्सरे में भी कुछ नहीं आया था, 7 दिन के पहले एक्सरे में कुछ नहीं आया। एक्सरे है उसका सीटी कराया, हाँ अपन ने सीटी कराया, 7 दिन के पहले एक्सरे में कुछ नहीं आया था, अभी इन्फ्यूजन आ गया। इन्फ्यूजन लेकिन क्लिनिकली भी समझ में आ गया था उसका, तो ये आ गया है। आरटीआई में इन्फ्यूजन भी होगा क्लास में? रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्यूजन तो हालांकि उसमें नहीं आता, इन्फ्यूजन तो एक्स्ट्रा पल वो नहीं होता है, वो नहीं आता आरटीआई में।